हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो आप? तो वही हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में आप व्यस्त तो हमेशा रहते ही हो। तो मैं चंचल कुलदीप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस आज के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है ईसीआई नीट। और हमने क्या स्टार्ट कर रखा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और उसका एक लेक्चर पहले चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जाकर के पहले आप चैप्टर को शुरू से देखिए, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने जो पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन होता है वो मैंने आपको समझाया था। तो अगर आप उस लेक्चर को देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी कि इस चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी रूटीन लाइफ में। इसका क्या यूज है इस चैप्टर का। हम जो मस्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, हम जो स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं, वो पढ़ना जरूरी क्यों है, समझ रहे हो। तो हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर की सोल को टच किया था, आत्मा को टच किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आए इस लेक्चर से देखना स्टार्ट कर दिया। आप पूरे सीक्वेंस में चलते आइए। और आपके जो भी कोई फ्रेंड्स है जो 11th में 12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या और भी एग्जाम जैसे आईसीआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेट की तैयारी कर रहे हैं, वो बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप इस चैनल के बारे में सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सेकंड लेक्चर है ये। ठीक है, तो मैंने पिछली क्लास में आपको एक इंट्रो तो दे दिया था, पिछली क्लास में एक इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया था चैप्टर का। लेकिन एक लाइन है एनसीईआरटी की, एक लाइन है एनसीईआरटी की, तो वो मैं एग्जैक्ट वो लाइन बोल रहा हूं कि मेथड्स ऑफ लोकोमोशन, methods of locomotion performed by animals vary with their habitat and demand of situation। मतलब सुनने में तो अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मतलब ये है कि जीव जो लोकोमोशन करते हैं, सजीव जो लोकोमोशन करते हैं, वो लोकोमोशन करने के तरीके उनके आवास और परिस्थिति की मांग के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो मैं नोट में लिख भी देता हूं, यहाँ पर बोर्ड पर लिख भी देता हूं, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो आप नोट डाल करके इसको लिख लेना कि मेथड्स ऑफ, दिख रहा है ना, मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल। लेकिन देखिए आप इस शब्द को लेकर के कंफ्यूज मत होना। एनिमल लिख दिया तो सिर्फ एनिमल ही लोकोमोशन करते हैं ऐसा नहीं है। प्रोटिस्टा भी लोकोमोशन करते हैं, बैक्टीरिया भी लोकोमोशन करते हैं, प्लांट नहीं करते, प्लांट नहीं करते। मोनेरा करेंगे, प्रोटिस्टा करेंगे, फंजाई करेंगे, एनिमल करेंगे, प्लांट नहीं करेंगे। तो जनरली हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर एनिमल टर्म यूज किया गया है एनसीईआरटी में। तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना। तो मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म्ड बाय एनिमल वरी with their habitats and demand of situation। समझो बात को कि मेथड्स ऑफ, हिंदी वाले भी लिख लेना, इसको हिंदी में बोल रहा हूं मैं, कि लोकोमोशन करने के तरीके जीवों में आवास और परिस्थिति की मांग के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपको। लेकिन आगे एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी हुई है, हाउ एवर लोकोमोशन जनरली परफॉर्म्ड फॉर द देखिए इतना हमने समझ लिया कि आवास और परिस्थिति की डिमांड के अनुसार वो क्या हो सकते हैं, अलग अलग। फिर भी लोकोमोशन सामान्य थे किस किस के लिए किया जाता है, किस किस के लिए किया जाता है, वो जनरली वो किस किस के लिए किया जाता है।
जनरली वो किसके लिए किया जाता है? सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए, शेल्टर के लिए। शेल्टर बोले तो आश्रय, हिंदी में बोले तो आश्रय, सहारा, छत, आवास। और मैटिंग के लिए, मतलब सीधा बोले तो जनन के लिए, मैटिंग के लिए। और शूटेबल, शूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड। शूटेबल ब्रीड, इनका मतलब समझाऊंगा मैं आपको। शूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, और लास्ट escape फ्रॉम प्रीडेटर या इनेमीज। जनरली इन ये एनसीईआरटी के टर्म है कि वो और आवास और डिमांड ऑफ सिचुएशन के वजह से अलग अलग तो हो ही सकते हैं, लेकिन फिर भी लोकोमोशन जो वो किसके लिए किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश के लिए। शेल्टर मतलब आश्रय के लिए। मैटिंग मतलब सीधा बोले तो अपने साथी की तलाश के लिए। और शूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, मतलब जनन के लिए, जो उनके फेवरेबल जो लोकेशन होती है उसके लिए। और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशन जानते हो? वातावरण। और escape फ्रॉम प्रीडेटर, मतलब जैसे कि कोई, आपने नाम सुना होगा हिरण, तो वो अगर उसका कोई शिकारी, उसका शिकार करने वाला आ गया, जैसे लायन आ गया, शेर आ गया, तो उससे बचने के लिए वो लोकोमोशन करेगी कि नहीं हिरण? तो escape फ्रॉम प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब होता है यहाँ पर शिकारी। तो शिकारी से बचने के लिए भी क्या किया जाता है? लोकोमोशन किया जाता है। तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी जो मैंने एग्जैक्ट यहाँ पर लिखवा दी, तो आप इसको लिख लो, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो एक भी लाइन आपसे छुड़वाई नहीं जाएगी। मैं बोल रहा हूं ना कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की सभी लाइनें यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। तो मैं साइड में हट जाता हूँ, आप लिख लो इसको। तो आपने मेरे को पॉज कर लिया होगा और लिख भी लिया होगा। अब आगे जो टॉपिक है हमारा, आगे जो टॉपिक है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट सेल है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकोमोशन शो करती है। तो ह्यूमन सेल रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, ये हमारी क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी। तो ह्यूमन सेल दिख रहा है ना? ह्यूमन सेल्स, ह्यूमन सेल्स रिप्रेजेंट ह्यूमन सेल रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन सेल रिप्रेजेंट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये हमारी हेडिंग रहेगी। हेडिंग नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने खुद अलग से इसको हेडिंग बना लिया। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूं कि एनसीईआरटी में यहाँ पर तीन टाइप के मूवमेंट लिख रखे हैं। एनसीईआरटी कितने टाइप के मूवमेंट लिख रखे हैं? 3 टाइप के, लेकिन अब पढ़ेंगे कितने? 4 टाइप के। अब चौथा टाइप एनसीईआरटी में कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कितने टाइप के मूवमेंट शो होते हैं ह्यूमन सेल के द्वारा? 4 टाइप के। पहला तो है अमीबोइड,
अमीबोइड, अमीबोइड मूवमेंट। तो अमीबोइड मूवमेंट जो है वो क्या है, जब सेल मूवमेंट करेगी तो किसकी तरह मूवमेंट करेगी, वो किसकी तरह लोकोमोशन करेगी, वो अमीबा की तरह लोकोमोशन करेगी बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो ये किसकी तरह मूवमेंट करती है, लाइक अमीबा, और बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। और कौन कौन सी सेल अमीबोइड मूवमेंट शो करती है, जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैक्रोफेजेज, मैक्रोफेजेज हिंदी में बोले तो महाभक्षकाणु। कौन सी सेल, महाभक्षकाणु कोशिका। और WBC या इसको बोले तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। तो मैक्रोफेजेज और WBC कौन सा मूवमेंट शो करती है, अमीबोइड मूवमेंट वो शो करती है। क्लियर। अगला टाइप का जो मूवमेंट है वो है सीलियरी, सीलियरी मूवमेंट। तो इसमें मूवमेंट कैसे होगा, बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। मतलब यहां पर सीलिया क्या होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी, कल दिखाया था मैंने आपको पैरामीशिया में सीलिया दिखाए थे। तो सेल्स पर क्या लगे होंगे, सीलिया लगे होंगे, तो वो क्या करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे। तो जो सीलियरी मूवमेंट है वो किसके साथ होते थे, बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। लेकिन कहां पर होते हैं ये, कहां पर होते हैं, जो होलो ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं, मतलब जो अंदर से खोखले, जैसे हमारी फेलोपियन ट्यूब, हमारी मतलब फीमेल की फेलोपियन ट्यूब, मेल में नहीं होती फेलोपियन ट्यूब। तो जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब है वहां पर क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। वो सीलिया क्या करवाएंगे भाई, वो सीलिया ओवम का मूवमेंट करवाएंगे, जिससे कि देखो ओवम जब रिलीज होता है तो ओवम रिलीज होकर कहां पर चला जाता है, फिम्बरी के पास चला जाता है। तो फिम्बरी से आगे वो उसको कहां पर ले जाना है, एम्पुला के पास लेकर के जाना है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इत्मीनान रखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि फेलोपियन ट्यूब में जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है, सीलियरी मूवमेंट। और सीलियर मूवमेंट के थ्रू क्या करवाया जाता है, ओवम का ट्रांसपोर्ट या ओवम का मूवमेंट करवाया जाता है। ऐसे जो हमारी ट्रेकिया है, मतलब जो श्वास नली है, तो श्वास नली में जो हम जब सांस अंदर खींचते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, तो उन डस्ट पार्टिकल को बाहर निकाला जाता है किसके साथ से, क्योंकि हमारी जो ट्रेकिया है वहां पर क्या अंदर की तरफ क्या लगे हुए हैं, सीलिया प्रेजेंट है। वो सीलिया क्या करेंगे, बाहर की तरफ डस्ट पार्टिकल को मूवमेंट करवाएंगे। तो श्वास नली या ट्रेकिया भी अंदर से खोखली है, फेलोपियन ट्यूब भी क्या है, अंदर से खोखली है। तो जो खोखले होलो ट्यूबुलर ऑर्गन होते हैं वहां पर कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, सीलियरी मूवमेंट। तो कहां पर होगा ये, होलो ट्यूबुलर ऑर्गन में। एग्जाम्पल के लिए फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और एग्जाम्पल के लिए ट्रेकिया, ट्रेकिया में क्या करवाया जाएगा, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल का मूवमेंट। और फेलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट करवाया जाएगा, ओवम का मूवमेंट करवाया जाएगा। आई कि नहीं बात समझ में। तो दो टाइप के मूवमेंट हो गए, पहला तो अमीबोइड मूवमेंट, पहला कौन सा मूवमेंट, अमीबोइड मूवमेंट। दूसरा दूसरा कौन सा है, सीलियरी मूवमेंट, दूसरा कौन सा मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। अब जो तीसरा टाइप का जो मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, फ्लेजिलर, फ्लेजिलर मूवमेंट। मतलब जो सेल यहां पर मूवमेंट करेगी उन सेल पर क्या लगे होंगे, फ्लेजिला लगे होंगे। फ्लेजिला क्या होते हैं, लंबी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो वो क्या करवाती है, सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे आपने स्पर्म देखा होगा ना, फोटो में देखा होगा, वैसे नहीं, रियल में नहीं तो फोटो में देखा होगा, उसको एनसीईआरटी में देखा होगा।
तो स्पर्म की जो टेल होती है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो फ्लैजिला ही होती है। तो उस फ्लैजिला की सहायता से तो क्या करता है वो स्पर्म मूवमेंट, और स्पर्म एक टाइप की हैप्लॉइड सेल ही तो है। तो यहाँ पर जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो किसके साथ से होगा, बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। एग्जाम्पल देखिए आप, स्पर्म, स्पर्म की जो टेल है, स्पर्म की जो टेल है वो क्या फ्लैजिला ही तो है। और एग्जाम्पल है युगलिना, युगलिना में भी क्या पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है। तो युगलिना क्या है, एक प्रोटोजोआ है, युगलिना क्या है, कि प्रोटोजोआ। और तीसरा एग्जाम्पल स्पंज, स्पंज क्या है, एक पोरीफेरा है, क्या है, पोरीफेरा। तो स्पंज के अंदर क्या पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि स्पंज के अंदर क्या पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाई जाती है। जो कि यह फ्लैजिलेटेड सेल क्या करेगी, इनमें वाटर केनाल सिस्टम पाया जाता है, वाटर केनाल सिस्टम पाया जाता है किसके अंदर, स्पंज के अंदर। स्पंज के अंदर पाई जाएगी फ्लैजिलेटेड सेल, और फ्लैजिलेटेड सेल क्या करती है, इनमें जो वाटर केनाल सिस्टम होता है उनमें वाटर करंट, वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब यह नहीं कि करंट आएगा वाटर में, मतलब वाटर की गति करवाने में, वाटर को मूवमेंट करवाने में क्या करती है, सहायता करती है। तो वाटर करंट में क्या करती है, सहायता। हिंदी में बोले तो वाटर करंट को हिंदी में बोला जाता है जल संचारण। हिंदी वाले लिख लेना कि जल संचारण में क्या करती है, सहायता। स्पंज के अंदर क्या पाई जाती है, फ्लैजिलेटेड सेल, और फ्लैजिलेटेड सेल क्या करेगी, जो इनमें वाटर केनाल सिस्टम होता है उनमें जल संचारण में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये आपको समझ में आया, ठीक है। चौथा जो टाइप का मूवमेंट है जो पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना भी है, वो कौन सा मूवमेंट है, वो है मस्क्यूलर, मस्क्यूलर मूवमेंट। तो ये मस्क्यूलर मूवमेंट किसकी सहायता से होगा रे, तो ये मसल्स की सहायता होगा, मसल्स की सहायता से होगा। जैसे मैं अपने हाथ को मुंह में मूव करवा पा रहा हूं, तो इसमें क्या है, तो मूव कौन करवा रहा है, मूव कर तो कौन रहा है यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम, लेकिन उसको मूव करवा कौन रहा है, मस्क्यूलर सिस्टम, मस्क्यूलर सेल। तो ये किसकी सहायता से होगा, मस्क्यूलर, बाय द हेल्प ऑफ मसल्स। एग्जाम्पल के लिए मैं एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जो जबड़े, लिम्स एंड टंग। तो इनमें जो वो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है, मस्कुलर मूवमेंट। तो ये 4 टाइप के मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी में 3 टाइप के मूवमेंट लिख रखे हैं। फ्लैजिलर मूवमेंट वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया, 3 जो नाम है वहां पर इंक्लूड नहीं किया, फिर आगे जाकर के फ्लैजिलर मूवमेंट को समझाया गया है। तो समझ गए आप। आपको मेन इंपोर्टेंट क्या याद रखना है, चारों टाइप के मूवमेंट और वो कौन किन किन सेल में पाए जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा दूं। मैं टेलीग्राम पर कंटिन्यू मैसेज कर रहा हूं कि जिसको भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो। लेकिन आप रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर मेरे को समझ में कैसे आएगा कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा, आपको किस टॉपिक में डाउट है। तो आपके दिमाग में जो भी डाउट आता है वो मेरे साथ आप शेयर कीजिए कि मेरे को एनसीईआरटी की ये लाइन नहीं समझ में आ रही है, तो आप इसकी एक बार रीडिंग लगा करके क्लास में समझा दो, तभी तो मैं समझाऊंगा। अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा, समझिए बात को। देखिए अब इतने ये 1.5 लेक्चर में मतलब
50 मिनट में 30 मिनट पीछे की, 15 मिनट ये मान लो आप। तो इन 50 मिनट में सिर्फ हमारा जो एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है ना पहले पेज पे, जो पहले पेज पर एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन दे रखा है, अभी तो वही खत्म हुआ है। अब हम जो हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स या मस्कुलर सिस्टम। अब हमारा एक्चुअल चैप्टर क्या होगा, स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं कि एक्चुअल चैप्टर मैंने जब बोल दिया तो आप पिछले 1.5 लेक्चर को छोड़ रहे हो, वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जो सिस्टम है वो अभी स्टार्ट होगा। वो तो मैंने अभी तक क्या देखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो आप हेडिंग लिख लो, मसल्स या मस्कुलर सिस्टम। हेडिंग क्या लिखनी है आपको, मसल्स या मसल्स। या मस्कुलर सिस्टम। मसल्स या मस्कुलर सिस्टम। तो देखिए कि मसल्स क्या होती है। मसल्स देखिए, एक बार मैं साइड में हटता हूं। ये डायग्राम देखिए आप, जो आपके सामने आ रहा है ना, ये आपका स्केलेटन सिस्टम है। ये क्या है, स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है। लेकिन अब ये जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है, ये उससे अलग दिख रहा है। तो उससे अलग कैसे दिख रहा है कि हमने स्केलेटन सिस्टम पर क्या चढ़ा दी, मसल से। तो ये जो आपको रेड वाला जो डायग्राम दिख रहा है ना, तो ये रेड रेड जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, मसल्स है। ये सभी टाइप की क्या है, मसल्स। तो मस्कुलर सिस्टम में हमको क्या पढ़नी है, मसल्स, मांसपेशियां पढ़नी है। तो मांसपेशियां तो क्या करवाती है, मूवमेंट। हाथ को मूवमेंट कौन करवाएगी, मांसपेशियां। अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है वो कौन कराती है, अंदर हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी क्या है, मसल्स है। जो स्टमक चर्निंग मूवमेंट कर पाता है वो भी किसकी हेल्प से, मसल्स की हेल्प से। पार्चुरेशन के दौरान जो यूट्रस में मूवमेंट होता है वो किसकी सहायता से, मसल्स की सहायता से। तो हर जगह क्या है, मसल। जहां पर मूवमेंट होगा, लोकोमोशन होगा, तो वहां पर कौन आएगी, मसल्स आएगी। आपका हार्ट मूवमेंट कर पा रहा है, पंप कर पा रहा है, किसकी सहायता से, मसल्स की सहायता से। तो जो मसल्स है, तो मसल्स के अध्ययन को, मसल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, सार्कोलॉजी या मायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या बोला जाएगा, मायोलॉजी। मायोलॉजी, या इसी को क्या बोला जाता है, सार्कोलॉजी। जहां पर भी मायो शब्द आ जाए या जहां पर भी सार्को शब्द आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर किसकी बात चल रही है, मसल्स की बात चल रही है। और जो मसल्स है वो ओरिजिन में कैसी होती है, ओरिजिन का मतलब वो कौन सी, एक जैसे आपने 3 वो नाम सुनेगा ना, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम। तो कौन सी जर्माइनल लेयर से इनकी ओरिजिन होती है, तो मीजोड्रम से क्या होती है, उत्पन्न होती है, मीजोड्रमल। उत्पत्ति में कैसी है, मीजोड्रमल। लेकिन 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 आपको यहां पर कुछ अपवाद भी देखने मिलेंगे। तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है भाई, आयरिस एंड सीलियरी मसल्स ऑफ आई। हमारी आंख में देखो 2 पेशियां पाई जाती है, जो 2 मसल्स पाई जाती है, आयरिस मसल और सीलियरी मसल। तो ये दोनों ओरिजिन में कैसी होती है, एक्टोडर्मल मसल्स ऑफ आई, एक्टोडर्मल। ठीक है, बाकी सभी मसल्स ओरिजिन में कैसे होगी, मेसोडर्मल। लेकिन अपवाद आपको 2 याद रखने, एक तो आयरिस मसल और एक सीलियरी मसल्स। ये ओरिजिन में कैसे होती है, एक्टोडर्मल होती है। और जो मसल्स है वो क्या करती है, 40 से 50% पार्ट ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो आपका जो भी भार है शरीर का, जो भी वजन है, उसका 40 से लेकर के 50% तो क्या ये मसल की होती है। और मसल से टोटल नंबर में कितनी होती है, 639।
टोटल मसल 639, 639। ये क्या है, मसल्स के टोटल नंबर है। इतनी मसल्स आपको यहाँ पर देखने मिलेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, मानव शरीर के अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं कंटिन्यू लिखा रहा हूं, आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये क्या चल क्या रहा है, ये मैं लिखा रहा हूं मिटा रहा हूं तो कुछ फन नहीं चल रहा। तो देखिए हमारा जो मेन फोकस है ना बच्चे, वो किस पर है, आपके सिलेबस करवाने पर, जो मेन आपका कंटेंट है उस पर है। तो मैं लेक्चर के ड्यूरिंग आपसे बातें कम से कम करता हूँ, और मेन फोकस जो वो किस पर रहता है, कंटेंट पर रहता है, एनसीईआरटी पर रहता है। तो लेक्चर जितना छोटा हो और जितने कम समय में जितना ज्यादा सिलेबस कवर हो, वो मेरी क्या रहती है, एक प्रयास रहता है कि बातों में कम से कम टाइम खर्च किया जाए। लेकिन बीच बीच में आप बोर ना हो, इसलिए मैं आपसे बीच बीच में बातें तो करता ही रहूं। ठीक है, तो आप फोकस करिए जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बीच में लेक्चर को स्किप करके मत जाइए, यहाँ पर बोर होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ फन करने तो आए नहीं है, हम यहाँ पर पढ़ नहीं आए। तो पढ़ाई के हिसाब से होगी। ठीक है, तो बी फोकस। तो देखिए आप, देखिए क्या, सीरियस मत होना मेरी बातों को लेकर के ज्यादा। तो प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, मसल्स के कौन कौन से गुणधर्म, मसल्स में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। तो मसल्स में 4 गुणधर्म होते हैं। पहला है एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तीसरा है एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। और चौथा है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी को हिंदी में बोला जाता है उत्तेजनशीलता। इसको बोला जाता है, एक्सटेंसिबिलिटी को प्रसार, और इसको संकुचन। ठीक है, संकुचन बोला जाता है। और ये जो आपकी लास्ट टर्म है इलास्टिसिटी, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यास्थता। क्या बोला जाता है, प्रत्यास्थता। तो ये मसल्स की 4 प्रॉपर्टी होती है। एक्साइटेबिलिटी मतलब जैसे आप इसको कोई स्टिमुलेशन दोगे, जैसे किसी ने मेरे टच किया यहाँ पर हाथ, या जैसे यहाँ पर कुछ ठंडा या गर्म लगेगा, तो मैं झट से हाथ को क्या कर लूंगा, हटा लूंगा कि नहीं। तो हाथ को हटाने से पहले हटा किसके साथ ऐसे, बाय द हेल्प ऑफ मसल्स। लेकिन उससे पहले मसल्स में क्या हुआ, एक्साइटेड हुई मसल्स, मतलब उनके पास पहले सिग्नल जाएगा, फिर वो एक्साइटेड होगी, और एक्साइटेड होने के बाद में उनमें कॉन्ट्रेक्शन, जैसे ये क्या है कॉन्ट्रेक्शन, ये वापस ये क्या है रिलैक्सेशन, मतलब एक्सटेंसिबिलिटी मतलब प्रसार क्षमता। और इन दोनों को जब आप मर्ज कर दे, कॉन्ट्रेक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, तो इन्हीं को मर्ज करके इलास्टिसिटी बोला जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए सिंगल लाइन में कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मसल्स की कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर आपको सिंगल वर्ड में पूछा जा रहा है कि मसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, तो वो क्या कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब संकुचन की संकुचनशीलता। तो इसको स्टार मार्क कर लेना आप, समझ गए। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो क्या है, मसल्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आप इसको लिख लो, मैं साइड में हट जाता हूं। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया होगा, तो मैं साइड में हटा और मैं इसको रफ कर रहा हूं अब।
देखिए, अब इसी के साथ एक और एनसीईआरटी की लाइन है, वो मैं पढ़ करके बोल रहा हूँ और उसका मीनिंग भी आपको मैं समझाता हूँ कि द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स is effectively used for human being and majority multicellular organism। तो इसका सीधा से मीन क्या है कि जो मसल्स है उसकी वैसे तो 4 प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें से मेजर मुख्यतः जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टीज है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग मानव और अन्य बहुकोशिकीय जीवों के द्वारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, एक बार वापस मैं बोल रहा हूं लाइन कि द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन एंड मूवमेंट बाय द ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप ये जो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन वाला, उसकी एक बार अच्छी तरह से रीडिंग आप लगाना, तो एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। और अगर नहीं भी समझ में आती तो मैंने पहले बोल रखा है टेलीग्राम चैनल पर कि चैप्टर पूरा होने के बाद में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पीडीएफ के थ्रू हम क्या करेंगे, रीडिंग लगाएंगे, जिससे कि एक एक टर्म आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।